नमस्कार, न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे में डालेंगे नज़र प्रमुख देश और दुनिया की खबरों पर। डालेंगे नज़र दिल्ली एनसीआर स्मॉग की चपेट में आ चुकी है। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों पर देंगे आपको ताज़ा अपडेट। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात की जाए तो इजराइल हमास संघर्ष पर देंगे आपको ताज़ा खबरें और होंगी खेल और कारोबार से जुड़ी खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। राजस्थान में उम्मीदवारी दाखिल करने का अंतिम दिन आज। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 और मिजोरम की सभी 40 सीटों पर कल होने वाले मतदान के लिए किए व्यापक प्रबंध। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए धुआंधार प्रचार जारी। जेपी नड्डा जशपुर और रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में करेंगे चुनावी रैली, तो वहीं मध्य प्रदेश के मुंगावली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती करेंगी जनसभा। प्रियंका गांधी भी धार और इंदौर में संभालेंगी कांग्रेस की कमान। आईपीसी और सीआरपीसी की जगह देश में नए कानून के मसौदे पर संसदीय समिति की बैठक आज। संसद के मॉनसून सत्र में लाया जा सकता है विधेयक। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के गंभीर श्रेणी में बने रहने के कारण हालात खराब। दिल्ली सरकार ने सभी विभागों की बुलाई बैठक। 6ठी से 12वीं कक्षा तक की कक्षा के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प। प्याज और दाल के बाद अब आटे के दाम पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला। खुले बाजार में 27.5 रुपए प्रति किलो की दर से बिकेगा भारत आटा। एफसीआई सेंट्रल पूल से 2.5 लाख टन गेहूं का करेगी आवंटन। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज तुर्की में गजा संघर्ष पर अपने समकक्ष से करेंगे बातचीत। इससे पहले इराक में भी ब्लिंकन ने इजराइल हमास संघर्ष रोकने पर की चर्चा। और खेल की खबरों में क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच होगा मुकाबला। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 2 बजे मैच होगा शुरू। और आइए अब खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात जनादेश की, यानी कि विधानसभा चुनावों की। और पहले बात राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन भरने का आखिरी दिन आज है। राज्य में 200 विधानसभा सीट है। चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन में जुटी रहीं और पूरी तरह देखभाल कर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। अब प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में निर्वाचन आयोग के कार्यालय में नामांकन दाखिल कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि आज जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सीएम अशोक गहलोत अपना नामांकन भरेंगे। उनके समर्थन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उम्मेद स्टेडियम में भी एक सभा को संबोधित करेंगे। नामांकन भरने के बाद 7 नवंबर को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। फिर 9 तारीख को नाम वापस लिए जा सकेंगे। राजस्थान में अशोक गहलोत एक तरफ जहां लोगों को गारंटियां दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी गहलोत सरकार के 5 साल के कामकाज पर सवाल उठा रही है। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आज सुबह अपने उम्मीदवारों की 2 सूची जारी की। एक के बाद एक सूची जारी करते हुए आरएलपी ने 11 उम्मीदवारों के नामों से पर्दा उठा लिया है। आरएलपी की 9वीं लिस्ट में 6 प्रत्याशियों का नाम था, जिसमें पार्टी ने सीकर से सीताराम नायक, बाड़ी से रंबो कुमारी गुर्जर, मांडलगढ़ से भेरूलाल गुर्जर, बेंगू से नरीश फौजी, झोटवाड़ा से जीवड़राम सुंडा और उदयपुर वाटी से विकास गिल को टिकट दिया गया है। उम्मीदवारों की 9वीं सूची जारी करने के तुरंत बाद ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 10वीं सूची भी जारी कर दी है। इस सूची में 5 उम्मीदवारों के नाम थे। आरएलपी ने डेगाना से लक्ष्मण सिंह मुवाल, मकराना से अमराराम चौधरी, पाली से डूंगर राम पटेल, निम्बाहड़े से शुभलाल जोट और उम्मीदवार भी बनकर 10वीं सूची में इनका नाम जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में कल 7 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी। इस दिन 20 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होंगे। पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव
खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। वहीं मोहल्ला मानपुर, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। चलिए अब बात करें मिजोरम विधानसभा चुनावों की। तो यहां प्रचार शाम तक थम गया है। सभी राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का भरसक प्रयास किया। राष्ट्रीय दलों के नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार अभियान में शामिल हुए। तो जहां मिजोरम में कल मतदान होगा, वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के जशपुर में होंगे। यहां 12:15 बजे उनकी रैली है। फिर 1:30 बजे के बाद रायगढ़ का वे रुख करेंगे, जहां लेलूंगा में उनकी रथ यात्रा होगी। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उनकी रैली होगी। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए होने वाले मतदान से पहले अब राजनीतिक दल वहां फोकस कर रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को 70 सीट पे होगा। और चुनावी समर में अब आज से बीएसपी सुप्रीमो मायावती की एंट्री हो रही है। मायावती आज से मध्य प्रदेश की चुनावी यात्रा पे हैं। चुनावी दौरे की शुरुआत 2 जिले अशोकनगर और निवाड़ी से वे कर रही हैं, जहां वो 2 जनसभा करेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीएसपी ने जीजीपी के साथ तालमेल किया है। समझौते के मुताबिक बीएसपी 178 सीटों पर, जीजीपी 52 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एमपी में बीएसपी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2008 में देखने को मिला। तब उस चुनाव के बीएसपी को 7 सीटों पर जीत मिली थी। उसके बाद 2013 के चुनाव में पार्टी को 4 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। पिछले चुनाव में बीएसपी के 2 विधायक ही चुने गए थे। वहीं राजस्थान की घटना से सबक लेते हुए मायावती ने इस चुनाव में रणनीति बदली है। 2018 में बीएसपी के सभी 6 विधायकों ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इस बार मायावती पहले की घोषणा कर चुकी है कि बीएसपी अब बाहर से किसी का समर्थन नहीं करेगी। जरूरत पड़ी तो बीएसपी सरकार में शामिल होगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगी और पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। प्रियंका मध्य प्रदेश के धार जिले में कुक्षी और इंदौर जिले में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और अन्य कांग्रेस नेता भी उनका साथ देंगे। विधानसभा चुनावों की घोषणा होने के बाद इंदौर और धार जिले में कांग्रेस के किसी भी स्टार प्रचारक की यह पहली चुनावी सभा होगी। चलिए अब रुख करते हैं अन्य खबरों का और बात करते हैं अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आपराधिक कानून यानी कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट को बदलने की। इनको बदलने के लिए लाए गए तीनों नए विधेयकों को संसद के आगामी शीत सत्र में लाए जाने के आसार अब बढ़ गए हैं। आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संसदीय समिति की बैठक आज दोपहर 12 बजे होने वाली है। इस बैठक में समिति विधेयकों से संबंधित मसौदा रिपोर्ट को स्वीकार कर सकती है। इसके बाद विधेयकों को संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने मॉनसून सत्र में लोकसभा में 11 अगस्त को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाने से संबंधित विधेयक पेश करने को कहा था कि अंग्रेजों के जमाने से कानूनों का मूल उद्देश्य दंड देना है, जबकि प्रस्तावित कानूनों का उद्देश्य न्याय देना है। और अब ज्ञानवापी मामले से जुड़ी खबर। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कोर्ट पहले इस पर विचार करेगा कि क्या परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं के पूजा अर्चना के अधिकार की मांग वाली याचिका सुनवाई लायक है या नहीं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदू पक्ष का दावा सुनवाई के लायक ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के रहते इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकती। इससे पहले चीफ जस्टिस ने अपनी अहम टिप्पणी में कहा था कि यह देखना होगा कि 15 अगस्त 1947 यानी कि आज़ादी के दिन इस धार्मिक स्थल का स्वरूप कैसा था। अवैध सट्टेबाजी के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय से आग्रह पर महादेव सट्टेबाजी ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महादेव बुक और रेडी अना प्रिस्ट्रोपो सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइटों के खिलाफ ब्लॉकिंग आदेश जारी किए हैं।
यह कार्रवाई अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट के खिलाफ ईडी की ओर से की गई जांच और उसके बाद छत्तीसगढ़ में महादेव बुक पर छापेमारी के बाद की गई है। इसमें ऐप के गैर कानूनी संचालन का खुलासा भी हुआ है। छत्तीसगढ़ पुलिस बल में एक कांस्टेबल के रूप में कार्यरत आरोपी भीम सिंह यादव और असीम दास को हिरासत में लिया गया था। उनको मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस बीच केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत वेबसाइट या ऐप को बंद करने की सिफारिश करने की पूरी शक्ति है। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया और ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया। सरकार पिछले 1.5 सालों से इसकी जांच कर रही है। वास्तव में ईडी से पहला और एकमात्र अनुरोध प्राप्त हुआ है और इस पर कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार को इसी तरह के अनुरोध करने से किसी ने नहीं रोका था। और अब बात दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की। दिल्ली की राजधानी में वायु प्रदूषण से हालात खराब हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज सभी संबंधित विभागों की बैठक बुलाई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। हालात को ध्यान में रखते हुए राजधानी में ग्रैब 4 लागू किया गया है। ग्रैब 4 लागू होते ही आवश्यक सामान ले जाने वाले, आवश्यक सर्विसेज वाले और सभी सीएनजी इलेक्ट्रॉनिक ट्रकों को छोड़कर बाकी ट्रकों की दिल्ली में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा प्राइमरी स्कूल को 10 नवंबर तक बंद किया गया है। साथ ही 6ठी से 12वीं कक्षा तक की कक्षा के लिए स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प दिया गया है। और दिल्ली के बिगड़ते हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। आइए देखते हैं। इस वक्त हूँ इंडिया गेट पे, कर्तव्य पथ जो है न्यू दिल्ली का, वहाँ पे, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस वक्त जो स्मॉग सिनेरियो है, जो जिस तरीके से दिल्ली में पोल्यूशन है वो कितना हद तक लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है। देखिए इंडिया गेट का हाल, और इंडिया गेट इस वक्त बहुत कम देखने को मिल रहा है। स्मॉग से ढक चुका है, एक तरह से कोहरा है नहीं, कोहरा जैसी स्थिति बन चुकी है, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त जो है AQI लेवल बहुत हाई है। अगर मैं आपको बताऊं इस वक्त दिल्ली में AQI कितना है तो 470 के ऊपर है। देखिए ये है एग्जैक्टली इस वक्त का जो AQI लेवल दिल्ली में करीब 470 के ऊपर है। अगले कुछ दिनों 2-3 दिन इससे निजात पाना मुश्किल है, क्योंकि वेदर कंडीशन दिल्ली का ऐसा ही बना हुआ है जिसकी वजह से हवा नहीं चल रही है और इस वजह से ये जो स्मॉग है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। दूसरी अहम चीज़ है, दिल्ली में ग्रैब 4 लागू हो चुका है। इससे पहले ग्रैब 1, 2, 3 ये लागू था, लेकिन ग्रैब 4 लागू होने की वजह से बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस दिल्ली में लगा दी गई है। जो ट्रक्स हैं डीजल की, पेट्रोल की, उनको एंट्री और एग्जिट में उनकी रोक लगा दी गई है। दिल्ली के अंदर स्कूल कॉलेजेस को बताया गया कि उसको बंद रखा जाए, और सरकारी जो ऑफिसेस हैं दिल्ली और NCR के, वहाँ पे ये निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर 50% तक वर्कफोर्स में काम किया जाए, तो बहुत सारे ऐसे रेस्ट्रिक्शंस दिल्ली और NCR में लगाए जाने की बात चल रही है। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो जैसे हमने बताया AQI लेवल दिल्ली का बहुत हाई हो चुका है। दिल्ली में ये जो स्मॉग की स्थिति है उसमें करीब 35% जो इम्पैक्ट है वो बायोमास बर्निंग, यानी कि जो आसपास के इलाकों में जो बायोमास बर्निंग हो रही है उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। स्टबल बर्निंग जो बार बार हम बात कर रहे थे, उसको कैसे और कंट्रोल किया जा सके। पिछले कुछ वर्षों में ज़रूर कंट्रोल हुआ, लेकिन और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत इसमें देखी गई है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और दिल्ली के साथ साथ ही महाराष्ट्र के मुंबई में भी वायु गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गई है। शहर में आज सुबह धुंध की चादर देखी गई। तो दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र के मुंबई में भी वायु गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि स्मॉग है, धुंध है और आसपास के इलाके लगातार एक प्रदूषण की चादर से घिरे हुए हैं।
वक्त हो चलाएं यहाँ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और नेपाल के सीमा बलों, सशस्त्र सीमा बल और APF के बीच आज से नई दिल्ली में 3 दिवसीय 7वीं भारत नेपाल समन्वय बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाने और खुफिया सूचनाओं को समय पर साझा करने के उपायों पर चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच 7वीं वार्षिक समन्वय वार्ता की अगुवाई भारत के सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक रशिम शुक्ला और भारत यात्रा पर आए नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल के महानिरीक्षक राजू आर्यल करेंगे। यह बैठक 8 नवंबर तक जारी रहेगी। दोनों देशों के बलों के प्रमुखों के स्तर की यह वार्ता सीमा संबंधी विषयों पर चर्चा करने का अहम मंच है। SSB और APF प्रतिनिधि मंडलों का उद्देश्य खुली और बिना बाढ़ वाली भारत नेपाल सीमा की ओर से प्रभावी प्रबंधन के लिए दोनों सीमा प्रहरी बलों के बीच समन्वय मजबूत करना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मुंबई की यात्रा पर जा रहे हैं। इस 1 दिवसीय यात्रा में उपराष्ट्रपति भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे जाएंगे। उपराष्ट्रपति संस्थान में छात्रों और शिक्षकों से संवाद करेंगे। इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस भी उपस्थित रहेंगे। भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेशी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक सूरत का अनावरण आज शाम सूरत में किया जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इसका अनावरण करेंगे। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार भी शामिल होंगे। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे पिछले साल 17 मार्च को मुंबई में लॉन्च किया था। निर्माणाधीन नवीनतम अग्रिम युद्धपोत परियोजनाओं में परियोजना 15B इस कार्यक्रम की चौथी अगली पीढ़ी के स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का निर्माण है, जिनमें सूरत चौथा और अंतिम जहाज है। यह युद्धपोत वर्तमान समय में मुंबई के मझगांव डॉक्स चिप बिल्डर्स लिमिटेड में निर्माणाधीन है। इस युद्धपोत का निर्माण स्वदेशी अत्याधुनिक युद्धपोत निर्माण प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सैन्य प्रगति के लिए राष्ट्र को समर्पित है। यह गुजरात के किसी भी शहर के नाम पर रखा जाने वाला पहला युद्धपोत है और यह पहली बार है कि एक युद्धपोत के शिखर का अनावरण उसी शहर में किया जा रहा है जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को देश भर में व्यापक रूप से मनाने की योजना को अमली जामा पहनाते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूजित अक्षत कलश वितरण कार्यक्रम के माध्यम से 100 की संख्या में पूजित किए गए कलश का वितरण किया। इस पर पेश है हमारी विशेष रिपोर्ट। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बाल्यकाल की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के समय अयोध्या ही नहीं, देश के 5 लाख गांव और उसके आसपास विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान होंगे। यही नहीं, सूर्यास्त होते ही देश भर के सनातन धर्मावलंबियों के 5 करोड़ घर और उसके आसपास दीप मालिकाओं से वातावरण रोशनी से जगमग हो उठेगा। रविवार को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को देश भर में व्यापक रूप से मनाने की योजना को अमली जामा पहनाते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूजित अक्षत कलश वितरण कार्यक्रम के माध्यम से 100 की संख्या में पूजित किए गए कलश का वितरण किया। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने लोगों से गांव-गांव में होने वाले आनंद उत्सव में लोगों से मंदिरों में एकत्र होने, टीवी के माध्यम से दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को देखने, जिस भगवान की मूर्ति स्थापित हो उनकी आराधना करने और अपने अपने ढंग से पूजा अर्चना कर मंगल ध्वनि से देवता को जागृत करने का आह्वान किया है। ये कलश देश के 100 स्थानों को जाएंगे। ये पूजित अक्षत
ग्राम ग्राम में दिसंबर के तीसरे सप्ताह तक पहुंच जाएंगे। ये भगवान की ओर से निमंत्रण पत्र है। 22 जनवरी 2024 को दोपहर 11 बजे से पहले अपने गांव और मोहल्ले के मंदिर में एकत्र हों, भजन कीर्तन करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके अनुषंगी संगठनों के स्वयंसेवक देश भर के गांवों तक इन अक्षत और कलश को लेकर पहुंचेंगे और संपूर्ण भारतवर्ष को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे। रविवार को भी कलश और अक्षत ग्रहण कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के विभाग संगठन प्रभारी और 45 संगठनात्मक प्रांत प्रमुख शामिल रहे। कलश धारक प्रदेश स्तर पर इस आशय का मंथन करेंगे कि उनके प्रदेश में कितने जनपद हैं और हर जनपद को कितना अक्षत वितरित किया जाना है। इसके बाद 31 दिसंबर तक अक्षत विभिन्न जिलों में पहुंचेगा। फिर 1 से 15 जनवरी तक जिला प्रभारी मूल्यांकन के बाद घर घर 4-4 दाने अक्षत पहुंचाकर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को आनंदोत्सव के रूप में मनाने का आग्रह करेगा। पूजित कलश और अक्षत लेकर जाने वाले प्रांत प्रमुखों में उत्साह और धर्म के प्रति समर्पण का भाव दिखा। उन्होंने कहा कि 500 वर्षों बाद रामलला अपने मूल स्थान पर स्थापित हो रहे हैं। इससे बड़ी गर्व की बात और क्या हो सकती है। पहला पूजन आज हुआ है और उसके साथ साथ अक्षत के रूप में जम्मू कश्मीर लद्दाख के समस्त राम भक्त परिवारों के लिए हम यहाँ पर पूजित अक्षत लेकर के जा रहे हैं। हर घर में वहाँ पहुँचना। हमें जो अक्षत मिला है इधर से जन्मभूमि से, उधर हमारा जो केरला प्रांत में जितना जिला है उतना जिलों से कार्यकर्ता लोग उधर आएगा, उधर भी ऐसा पूजन रहेगा। यहाँ से हम कलश ले जाएंगे, हरिद्वार केंद्र है विश्व हिंदू परिषद का, वहाँ मंदिर में इसको रखेंगे। उसके बाद हर जिले में 1 जनवरी से 14 जनवरी को कार्यकर्ताओं को वितरण के लिए भेजेंगे, हर गांव-गांव मोहल्ले। पूजित कलश और अक्षत ले जाने वालों में केरल, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार और सिक्किम के प्रांत प्रमुख भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होने के बाद देश के अलग अलग प्रांत को अलग अलग तिथियां दी जाएंगी और वो संबंधित तिथि पर अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सकेंगे। इससे पहले प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दिन अयोध्या के सभी संत और धर्माचार्य को रामलला के दर्शन करने के लिए व्यवस्था की जा रही है और दूसरे दिन अयोध्या और उसके आसपास के लोग रामलला के दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगे। इसके अतिरिक्त 4000 प्रमुख संत और 2500 के करीब देश के विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले विशिष्ट जन मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक में हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड यानी HDSCL द्वारा बेंगरी सेंट्रल स्मार्ट सब्जी बाजार तैयार किया गया है। केंद्र सरकार की शहरी विकास कार्यक्रम स्मार्ट सिटी मिशन ने स्थानीय सब्जी बाजारों को एक नया रूप दिया है। ये बाजार स्थानीय किसानों और व्यापारियों के लिए अपनी उपज बेचने का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। इस बेंगरी मार्केट में HDSCL ने आधुनिक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया है। कैसी है ये बेंगरी सेंट्रल मार्केट, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। स्ट्रीट वेंडर्स को सुविधा प्रदान करने के लिए स्मार्ट सिटी योजना के तहत हुबली के अंदर बेंगेरी मार्केट बनाई गई है। कैसी मार्केट है और कितना फ़ायदा मिलता है, यहाँ पर जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको जगह मिली है। बात करते हैं, ख्वाजा साहब हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे ख्वाजा साहब, कितनी खुशी है? हाँ, अच्छा हो गया, अभी खुशी है, अच्छी हो गई मार्केट। पहले किस तरह की परेशानी थी? पहले फुटपाथ पर करते थे, अभी अंदर मार्केट हो गया है, मार्केट में लगा रहे सब जन। क्या क्या सुविधा है? शौचालय की है? हाँ, सभी अनुकूल है, सब अनुकूल है। टॉयलेट वगैरह बनाए गए हैं? बनाए, टॉयलेट गिलेट सब है, टॉयलेट है, पानी का व्यवस्था है, सब है। इस बाजार में अजप्पा भी अपने खेतों से सब्जियां लेकर आते हैं और सीधा बाजार में बेचते हैं। बात करते हैं। मैं खेत से खेती में काम करता हूं और खेती की जो भी क्या बोले में जो माल आता है, सब्जी आती है, मैं यहाँ पे बेंगेरी मार्केट लेके आता हूँ और यहाँ पे बेचता हूँ। यहाँ पे बेचने से मुझे क्या बोले थोड़ा मुनाफा मिलता है। अगर यही माल क्या बोले दलाल के पास गए तो 100 रुपये के पीछे वो 10 रुपये खा जाते हैं, तो मेरे को नुकसान होता है। तो यहाँ पे अपने लोग रहते हैं तो क्या बोले यहाँ पे
माल ला के बेचने से मुझे थोड़ा क्या बोले खुशी होती है और आनंद मिलता है मुझे यहाँ पे। क्योंकि इस बार क्या बोले में बारिश जितनी ज़्यादा चाहिए थी उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वो हमें कुछ कंपेंसेशन दे। बताइए मैडम, कितनी सुविधा हो गई है? बहुत अच्छी सुविधा हो गई, बहुत अच्छा हुआ। अभी पहले से भी बहुत अच्छा है। नहीं तो पहले फुटपाथ पे बैठना था, मार्केट बस घिस जाता था, ऑटो बहुत ट्रैफिक हो जाता। अभी इधर कुछ नहीं है, बहुत आराम से लेते सब लोग मार्केट। एक समय था जब इन लोगों को सड़कों के किनारे खुले आसमान के नीचे अपनी सब्जियां बेचनी पड़ती थी, लेकिन स्मार्ट सिटी के तहत अब इन लोगों को एक जगह मिली है। इस बाज़ार में ये अपनी सब्जियां बेच सकते हैं। किसान भी अपनी सब्जियों को सीधा खेतों से लेकर यहाँ पर लेकर आते हैं और उनकी सीधा बिक्री करते हैं, जिसकी वजह से जो बीच के दलाल हैं उनकी दलाली नहीं देनी पड़ती और सीधा मुनाफा किसानों की जेब में जाता है। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज़, हुबली धारवाड़, कर्नाटक। त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों के मूल्य नियंत्रित रहें, इसके लिए केंद्र सरकार ने लगातार वो कदम उठा रही है। इसी क्रम में सरकार सोमवार से खुले बाजार की तुलना में सस्ते दाम पर भारत ब्रांड आटा बेच रही है। आटे की कीमत 27.5 रुपये प्रति किलो रखी गई है। सरकार ने 29.5 रुपये प्रति किलो मिलने वाले आटे में 2 रुपये घटाए हैं। अभी खुला आटा 35 रुपये और ब्रांडेड आटा 40 से 55 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। सरकार सस्ते आटे की बिक्री नफेड, NCCF, केंद्रीय भंडार और मदर डेयरी के सफल आउटलेट के माध्यम से 10 और 30 किलो पर करेगी। सरकार का मकसद खुदरा मूल्यों को नियंत्रित करना है। पहले ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल की मीटिंग होने वाली बैठक से पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शिक्षा मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक हुई है। AIESC 2011 में स्थापित एक द्विराष्ट्रीय निकाय है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान साझेदारी की रणनीतिक दिशा को तय करना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लियर और ऑस्ट्रेलिया के कौशल और प्रशिक्षण मंत्री ब्रैंडन ऑकनर संयुक्त रूप से बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कल शाम अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शिक्षा के क्षेत्र में संबंध मजबूत होते जा रहे हैं। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शिक्षा को जो प्राथमिकता दी गई है उसे और आगे कैसे ले जाया जा सकता है, इस पर 2 दिवसीय बैठक में चर्चा होगी। ऑस्ट्रेलिया और भारत की एजुकेशन और स्किल सेक्टर में संपर्क गहरा होते जा रहा है। 6 और 7 2 दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया की द्विपक्षीय वार्ता भी होने वाला है। रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट और कई सारे जो जॉइंट प्रोजेक्ट है इसके बारे में कुछ अनुभव एक्सचेंज भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में शिक्षा को जो प्राथमिकता दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर उसको और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, हमारी रिसर्च कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसे सारा विषय पे 2 दिन पे चर्चा होगी। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज़ एट 10 में ब्रेक के बाद बात होगी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, खेल और कारोबार की। आप जुड़े रहिए न्यूज़ एट 10 के साथ। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं कारोबार की। नीति आयोग नई दिल्ली में समृद्धि के लिए समावेशी व्यापार विषय पर आज एक कार्यशाला का आयोजन करेगा। यह कार्यशाला G20 की बैठक में दिल्ली में की गई घोषणाओं के तहत आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला में G20 की घोषणाओं को लेकर व्यापक जनसंपर्क बनाने और उनके कार्यान्वयन के तौर तरीकों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के मानचित्रण और विकास के लिए समावेशी व्यापार को बढ़ावा देने सहित विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा होगी। नीति आयोग घरेलू स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति में तेजी लाने पर एक कार्यशाला भी आयोजित करेगा। और आइए बिजनेस से जुड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। स्वीडन के डिफेंस कंपनी साब भारत में रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत करेगी। केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के तहत डिफेंस सेक्टर में 100% FDI को मंजूरी दे दी है। 500 करोड़ रुपए के इस FDI प्रस्ताव को अक्टूबर में मंजूरी दी गई थी। भारत में अभी तक ऑटोमेटिक रूट से डिफेंस सेक्टर में 74% तक की FDI की मंजूरी है। चालू कैलेंडर वर्ष के अक्टूबर महीने में FPIs की तरफ से तीसरा सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया। वैश्विक अनिश्चितता और भू राजनीतिक तनाव के बीच विदेशी निवेशकों ने हाई रिटर्न्स हासिल करने के लिए भारतीय डेट मार्केट में जमकर निवेश किया। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के आंकड़ों के मुताबिक डेट में FPI का प्रवाह अक्टूबर में 6,322 करोड़ रुपए रहा, जबकि सितंबर में यह केवल 768 करोड़ रुपए पर था। पब्लिक सेक्टर की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 148 करोड़ रुपए में मर्केटर पेट्रोलियम का अधिग्रहण कर लिया है। कंपनी ने 5 नवंबर को शेयर बाजार को यह जानकारी दी। IOC ने बताया कि मर्केटर पेट्रोलियम लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए IOC के रेजोल्यूशन प्लान को नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की मुंबई पीठ ने मंजूरी दे दी है। ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-अक्टूबर अवधि के दौरान भारत की बिजली खपत सालाना आधार पर 9.4% बढ़ी और 984 बिलियन यूनिट हो गई है। बिजली की खपत बढ़ने का मुख्य कारण आर्थिक गतिविधियों में सुधार है। एक साल पहले इसी अवधि में बिजली की खपत 899 बिलियन यूनिट पर थी। भारतीय ऋणदाताओं को उम्मीद है कि हिंदुजा समूह चालू तिमाही समाप्त होने के पहले दिवालिया रिलायंस कैपिटल का अधिग्रहण करने के लिए रकम का इंतजाम कर सकता है। बीमा क्षेत्र में ज्यूरिख इंश्योरेंस के हालिया अधिग्रहण सौदे की वजह से इसके मूल्यांकन में खासा इजाफा हुआ है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के शेयर्स को गिरवी रखने की अनुमति नहीं दी। उसके बाद से ये बहुराष्ट्रीय समूह आंतरिक स्रोतों और निजी ऋणदाताओं से धन जुटाने की योजना बना रहा है। भारत के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में स्टैंड अलोन शुद्ध लाभ में 8% की सालाना वृद्धि की। ये मुनाफा 14,330 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। इसी के साथ ये मुनाफा 14,330 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान इसकी शुद्ध ब्याज सालाना आधार पर 12% बढ़ी और 39,500 करोड़ रुपए हो गई है। तेल के शीर्ष निर्यातकों सऊदी अरब और रूस ने वर्ष के अंत तक अपने अतिरिक्त स्वैच्छिक तेल उत्पादन में कटौती जारी रखने की पुष्टि की है। यह निर्णय बढ़ती मांग और आर्थिक विकास पर चिंताओं से कच्चे सामान के बाजार पर बढ़ते दबाव की वजह से आया। दोनों देशों ने कहा कि कटौती को बढ़ाने या बढ़ाने पर विचार करने के लिए अगले महीने समीक्षा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के 163 देशों में से भारतीय मूल के लोग सबसे ज्यादा मेहनती होने की रैंकिंग में 6ठे स्थान पर आते हैं। रिपोर्ट भारत में प्रत्येक नियोजित व्यक्ति के लिए प्रति सप्ताह औसत घंटों की संख्या पर आधारित है, जो 47 घंटे से ज्यादा है। अगर 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से तुलना की जाए तो भारतीयों की औसत प्रति सप्ताह कार्यावधि सबसे लंबी है। अधिक राज्यों द्वारा डिजिटल थोक कृषि विपणन प्लेटफॉर्म ई-नाम यानी इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार पर कृषि वस्तुओं का व्यापार शुरू करने और सुविधाजनक बनाने से राज्यों के अंदर अंतर्राज्य स्तर पर विभिन्न बाजारों के बीच व्यापार में तेजी देखी जा रही है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-अक्टूबर अवधि में ई-नाम पर अंतर्मंडी व्यापार 260% बढ़ा और ये 785 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। हीरालाल सामरिया ने आज भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहे। तो हीरालाल सामरिया मुख्य सूचना आयुक्त की उन्होंने शपथ ली है आज।
आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बिना किसी पूर्व योजना के इराक का दौरा किया है। उन्होंने इराक के प्रधानमंत्री महमूद शिया अल सुदानी के साथ चर्चा की है। इस दौरान दोनों के बीच इजराइल हमास संघर्ष को रोकने की आवश्यकता के बारे में चर्चा हुई है। खबरों के मुताबिक बगदाद में अल सुदानी के साथ ब्लिंकन की मुलाकात 1 घंटे से ज्यादा समय तक चली। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अंकारा भी पहुंचे, जहां वे तुर्की के अपने समकक्ष हकन फिदान के साथ गजा संघर्ष पर बातचीत करेंगे। ब्लिंकन के आने से कुछ घंटे पहले ही फिलिस्तीन समर्थक रैली में शामिल सैकड़ों लोगों ने अमेरिकी सैनिकों के आवासीय परिसर वाले हवाई अड्डे पर हमला करने की कोशिश की, जहां पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछार कर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की है। इजराइल और हमास के बीच बीते 3 सप्ताह से अधिक समय से जंग जारी है। डीडी न्यूज युद्ध पर लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहा है। देखिए इजराइल के जूडिया डेजर्ट में मौजूद हमारे डीडी न्यूज संवाददाता अमृतपाल की एक खास रिपोर्ट। इसराइल ने अपनी सैन्य कार्रवाई लगातार और तेज कर दी है और भीषण कर दी है। युद्ध और भीषण हो चुका है। अभी तक इसराइल कहता है कि वो 12,000 से ज्यादा टारगेट्स को अटैक कर चुका है। कल के पूरे दिन में कम से कम 3,000 टारगेट्स पे अटैक हुआ, जिसमें जबालिया रिफ्यूजी कैंप गाजा पट्टी में और वहीं अल बुरेज रिफ्यूजी कैंप पर भी अटैक हुआ। उधर हमास कह रहा है कि स्कूल और अस्पतालों को भी बख्शा नहीं जा रहा। वहीं कूटनीतिक प्रयास भी जारी है। इसराइल का कहना है कि किसी भी तरह की कोई भी ह्यूमैनिटेरियन एड वो जाने देगा, पर किसी तरह का ह्यूमैनिटेरियन पॉज या सीज फायर का कोई सवाल नहीं उठता। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जो कि यहाँ हैं इस रीजन में, उन्होंने अलग अलग नेताओं से मीटिंग की। परसों उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से मीटिंग की, फिर अरब के लीडर्स जिसमें जॉर्डन के किंग थे, लेबनान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर थे, और कल उन्होंने रामल्ला में मीटिंग की महमूद अब्बास के साथ। उसके बाद वो तुर्की गए, जहां उन्होंने मीटिंग की रेसेप तय्यिप एर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति के साथ। क्लियरली अरब लीडर्स और महमूद अब्बास जो फलस्तीन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एंटनी ब्लिंकन को यह कहा कि आप सीज फायर करवाएं। वहीं ब्लिंकन ने सीज फायर पर कोई आश्वासन नहीं दिया, क्योंकि हालांकि उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन पॉज या कुछ देर के लिए जंग रोकने का अनुरोध किया था। राष्ट्रपति बाइडेन के कहने के बाद उनका मैसेज लेके आए थे, पर बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि सीज फायर का तो सवाल नहीं उठता, ह्यूमैनिटेरियन पॉज भी नहीं होगा। तो यहां युद्ध लगातार भीषण होता जा रहा है, और अब सबसे बड़ी समस्या अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ये है कि कहीं ये जंग, ये युद्ध, ये संघर्ष रीजनली एस्केलेट ना कर जाए और दूसरे नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे हिजबुल्ला, हाउतीज जो लगातार इजराइल पे गोले दाग रहे हैं, वो कहीं पूरी तरह जंग में ना उतर आए और ये एक रीजनल जंग ना बन जाए। अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज। तो इजराइल और हमास के बीच जंग अभी भी जारी है। बढ़ते हैं खेल की खबरों की ओर। भारत ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। भारत ने मौजूदा चैंपियन जापान को 4-0 से हराया है। भारतीय महिला टीम ने जापान को हराकर दूसरी बार ये खिताब जीता है। भारत की तरफ से संगीता कुमारी, नेहा लालरेमसियामी और वंदना कटारिया ने गोल दागा। गौरतलब है कि यह भारत का दूसरा महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी खिताब है। आईसीसी विश्व कप में आज बांग्लादेश का सामना श्रीलंका से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। एशियाई टीम बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए इस बार का वनडे वर्ल्ड कप बिल्कुल भी यादगार नहीं रहा, जहां शाकिब अल हसन की कप्तानी वाली बांग्लादेश 7 में से 6 मैच हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। वहीं श्रीलंका की टीम भी लगभग सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है। दोनों ही टीमें विश्व कप का अपना 8वां मैच खेल रही होंगी। मैच में श्रीलंका के बल्लेबाज कुशल मैंडिस और पुथुम निसांका के ऊपर काफी ज्यादा दारोमदार है। आईसीसी विश्व कप में भारत की जीत का सिलसिला जारी है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका पर 243 रन की शानदार जीत के साथ प्रतियोगिता में लगातार 8वीं जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही भारत ने अंक तालिका में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। भारत से जीत के लिए मिले 327 रन के जवाब में अफ्रीकी टीम
83 रन पर ढेर हो गई। बल्लेबाजी में कोहली ने जहां शतकीय पारी खेली, वहीं गेंदबाजी में जडेजा ने 5 विकेट लिए। लगातार 7 जीत के रथ पर सवार भारतीय टीम जब कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उतरी तो लक्ष्य साफ था, जीत के सिलसिले को बरकरार रखना। टॉस जीत पिच और मौसम को देखते हुए रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी करना मुनासिब समझा। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने तेज शुरुआत दी और 5वें ओवर में ही भारत ने 50 रन स्कोर कर लिए। हालांकि रोहित जब 40 पर पहुंचे तब कगिसो रबाडा ने उन्हें वापस पवेलियन भेज दिया। इसके बाद दूसरे विकेट के लिए शुभमन गिल और विराट कोहली के बीच 31 रन की पार्टनरशिप हुई, लेकिन इस बनती हुई पार्टनरशिप को तोड़ने का काम किया केशव महाराज ने, जिन्होंने शुभमन को 23 पर चलता किया। हालांकि इसके बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने तेजी से रन बनाए। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 134 रन की साझेदारी निभाई। खतरनाक दिख रही इस साझेदारी को तोड़ा एंगिडी ने, जिन्होंने 77 के स्कोर पर श्रेयस अय्यर को आउट किया। लेकिन रन मास्टर कोहली जमे रहे और उन्होंने बेहतरीन तरीके से वनडे करियर का 49वां शतक लगाया। कोहली 101 रन पर नाबाद रहे और उनकी इस बेहतरीन पारी के बल पर भारतीय टीम ने 5 विकेट पर 326 रन बनाए। 327 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम की सबसे बड़ी उम्मीद क्विंटन डिकॉक 5 के स्कोर पर मोहम्मद सिराज की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके थोड़ी ही देर बाद अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बेवुमा का विकेट भी सामने आ गया, जिन्हें 11 पर रवींद्र जडेजा ने आउट किया। इन झटकों से दक्षिण अफ्रीकी टीम उबर नहीं पाई और 40 के स्कोर तक पहुंचते पहुंचते टीम के 5 बल्लेबाज वापस पवेलियन हो लिए। रवींद्र जडेजा की फिरकी और मोहम्मद शमी की धार का जवाब दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज नहीं खोज पाए और अफ्रीका की टीम 27.1 ओवर में 83 रन पर सिमट गई। इस तरह भारत ने मुकाबले को 243 रन के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया, यानी कि एक और बड़ी जीत टीम इंडिया के नाम हुई। कोलकाता से नारायण सिंह की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। भारतीय क्रिकेट को अपनी बल्लेबाजी से हरदम नया आयाम देने वाले पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ईडन गार्डन्स में इतिहास रचा। दरअसल कोहली ने वनडे करियर का 49वां शतक लगाया। कोहली ने नाबाद 101 रन की पारी खेली। विराट है तो क्या बात है, कोहली का रन बनाने का हौसला दमदार है। ऐसे कई लफ्जों को अपनी बल्लेबाजी के शॉट्स में उतारकर टीम इंडिया को बैटिंग के मोर्चे पर फ्रंट पर रखने वाले विराट कोहली ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में इतिहास रचा। कोहली ने वनडे करियर का 49वां शतक लगाया और इस शतक के साथ ही उन्होंने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के 49वें वनडे शतक की बराबरी भी कर ली। वैसे कोहली का ये 49वां शतक 289वें मैच की 277वीं पारी में सामने आया। वैसे कोहली के शतक की खास बात यह रही कि उन्होंने ऐसे समय पर यह शतकीय पारी खेली जब टीम को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। रोहित और शुभमन के जाने के बाद कोहली ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 134 रन की साझेदारी की। वैसे इस सब के अलावा कोहली जन्मदिन पर शतक जड़ने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज हैं, जबकि भारत के तीसरे। कोहली के विराट रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो कोहली विश्व कप डेब्यू में शतक जड़ने वाले इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं, जिन्होंने साल 2011 में बांग्लादेश के खिलाफ कारनामा किया। विराट कोहली के लिए साल 2017 और 2018 बेहतरीन साल रहे, जब इस बल्लेबाज के बल्ले से 6 शतक निकले। इस विश्व कप में कोहली के रिकॉर्ड को देखें तो इस बल्लेबाज ने 8 मैचों में 542 रन बना लिए हैं, जिसमें 2 शतक और 4 अर्धशतक शामिल है। कुल मिलाकर कोहली का बल्ला आग उगल रहा है और जिसकी टाइमिंग बिल्कुल सटीक है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब बात गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों की, जहां कोस्टल रोइंग ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है। राष्ट्रीय खेलों में पहली बार कोस्टल रोइंग को शामिल किया गया है। लॉस एंजलिस ओलंपिक में भी कोस्टल रोइंग को शामिल किया गया है। ऐसे में अब भारत में भी कोस्टल रोइंग का आयोजन होते देखना उज्जवल भविष्य का संकेत है। कोस्टल
कोस्टल रोइंग को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में कोस्टल रोइंग के 3 इवेंट मेन सोलो, विमेन सोलो और मिक्स डबल्स आयोजित किए जा रहे हैं। कोस्टल रोइंग अब दुनिया भर में नई पहचान बना रही है। लॉस एंजलिस ओलंपिक में भी कोस्टल रोइंग को शामिल किया गया है। टूर्नामेंट डायरेक्टर इस्माइल बेग ने खुशी जताई है कि भारत में आखिरकार कोस्टल रोइंग का आयोजन हो रहा है। हमें भी यकीन नहीं होता कि इस कोस्टल रोइंग यहाँ पे हो सकता था, लेकिन एक क्रेडिट में पहले तो हमारे जो प्रेसिडेंट है रोइंग फेडरेशन के राजेंद्र सिंह देव में, और उन्होंने जो जीटीसीसी के जो चेयरमैन थे अमिताभ जी को, उनके सामने प्रपोजल किया था पिछले 6 महीने पहले हमने मीटिंग में। उन्होंने बोला हम कोशिश करेंगे, फाइनली हो गया। ये पूरा क्रेडिट इनको और पूरा गोवा गवर्नमेंट, गोवा पीपल को मैं देना चाहता हूँ कि हमें ये इवेंट करने में यहाँ पे मौका मिला है। हम आज सक्सेसफुली आज हम इस इवेंट को आज कर रहे हैं। अमेरिका में रहने वाली इंटरनेशनल रोवर गेल जुलेमा डे मिरांडा पिछले 2 साल से कोस्टल रोइंग अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। गेल की जड़ें भारत से जुड़ी हैं। वो गोवा में पैदा हुई और दिवंगत कार्टूनिस्ट मारियो डे मिरांडा उनके दादाजी थे। गेल के पिता गोवा से हैं और उनकी मां अमेरिकी हैं। गेल राष्ट्रीय खेलों में गोवा का प्रतिनिधित्व करने के लिए खुशी-खुशी तैयार हो गईं। I am so honored to be here and to represent my state, home state. Going back to my roots couldn't make me any prouder, and being Indian is something that I hold, every day, and I'm very proud to be Indian. The beaches are incredible. The course is incredible. Everyone who set up the course and put all this hard work into the event has been amazing. Coastal is very challenging. No, there's no immediate winner, so you can get any type of wave, any type of current, whatever it is. But the most important thing is to have fun and just try your best, and that's what I did today. So I couldn't be more proud of myself and my peers. भारतीय रोइंग टीम ने हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों और एशियाई पैरा गेम्स में शानदार प्रदर्शन किया था। भारत ने रोइंग में कभी भी कोई ओलंपिक पदक नहीं जीता है। कोस्टल रोइंग दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है। ऐसे में अब भारत में भी कोस्टल रोइंग का आयोजन होते देखना उज्जवल भविष्य का संकेत है। कोस्टल रोइंग को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है। वहीं ये पहला मौका है जब भारत में कोस्टल रोइंग का आयोजन किया जा रहा है। कोस्टल रोइंग को लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में शामिल किया जा चुका है। ऐसे में जरूरी है कि भारत के रोवर्स कोस्टल रोइंग्स में ज्यादा से ज्यादा हाथ आजमाएं और ओलंपिक खेलों के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दें। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज, गोवा। बुलेटिन में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें अभी और भी हैं, आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में एक बार फिर आपका स्वागत। बढ़ते हैं आगे। 37वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में सागर भार्गव ने हरियाणा के अपने साथी और पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा विजेता को पछाड़ दिया है और शूट ऑफ में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया है। वहीं सरबजोत सिंह ने रजत पदक जीता है। सर्विसेज के सुभाष सिहाग ने कांस्य पदक जीता है। विजेताओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। तो नेशनल गेम्स के 10 मीटर एयर पिस्टल के चैंपियंस हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने शानदार मुकाबला खेला। शुरुआत करते हैं गोल्ड मेडलिस्ट से। कितना इंपॉर्टेंट था ये मैच और एकदम नेक टू नेक फाइट हो रहा था सरबजोत के साथ, कैसे एंजॉय कर रहे थे? इतना हुटिंग चला था, शाउटिंग हो रहा था। अच्छा लग रहा था खेल के, दोनों अच्छे पुराने दोस्त हैं और फाइट करके भी अच्छा मजा आ रहा था। खेल ही लग रहा था कि अच्छा, मतलब मोटिवेशन भी थी, मजा भी था, सारी मतलब अच्छा लगा खेल के। इंडिया के लिए आपने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, कितना बड़ा मूवमेंट है आपके लिए और किस तरह से देखते हैं नेशनल गेम्स में अभी सब प्रिपरेशन चल रहा है? काफ़ी अच्छा लगा मेरे को जब इंडिया का कोटा आया एयर पिस्टल में, एंड इट्स अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि मतलब मैं कर पाऊंगा वहाँ पे जाके। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। आप सर्विसेज से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है आज का ये इवेंट जो आपको मिला मेडल? कहाँ थोड़ा सा चूक हुआ? सर देखो, गेम है तो गेम में अप डाउन चलता रहता है, बट सर हम गेम एक साथ खेलते हैं तो बस मतलब एक तरह से भाईचारा बनता है। बाकी सर बहुत अच्छा मतलब कि रहा कंपटीशन सर, और बहुत टफ था। अच्छा भी कर रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, सर्विसेज हर बार नेशनल गेम्स में टॉप करती है और इस बार भी लीड कर रही है,
तो सर ये बहुत अच्छी बात है और मैं सर लिए मेडल जीत पाए, बड़ी बात है सर। बाकी जो साथ वाले शूटर हैं तो इनके साथ में कम्पीट करने का अच्छा मौका मिला और मज़ा आया सर, बिल्कुल एंजॉय किया कंपटीशन को अच्छे से। बिल्कुल एंजॉय किया। यहाँ पर एनसीए के भी कोच हैं और ज्यूरी मेंबर भी हैं। दीपक दुबे साहब, अभी आप थे कोरिया में, वहां से सीधे आए नेशनल गेम्स देखा, कितना बदला हुआ दिख रहा है आपको नेशनल गेम्स में? ये सारा पोटेंशियल टैलेंट जो है कोटा प्लेयर्स खेल रहे हैं और आने वाले दिनों में भी खेलेंगे। दरअसल जो हम इंटरनेशनल फोरम देखते हैं, आज सरकार की यही मुहिम है कि वो हमारे खिलाड़ियों को ग्रास रूट पे दिया जाए। जैसे खेलो इंडिया का कंपटीशन होता है, आज नेशनल गेम्स कंपटीशन होता है, इसी कंपटीशन को हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर देखते हैं। मैं यही कहूँगा जो फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड करी जा रही है और जिस तरीके से अवेयरनेस हो रहा है स्पोर्ट्स को लेके और खेलो इंडिया को लेके, उस हिसाब से मैं कहूँगा कि पूरे गोवा प्रदेश के लिए अच्छे अवसर की बात है। पीएम एड्रेस कर रहे हैं, अभी पैरा एथलीट से मिले, उससे पहले भी एथलीट से मिले, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबकी नजर है इन खिलाड़ियों पर। जी बिल्कुल, जब खिलाड़ी के मन में ये भाव उत्पन्न होंगे कि मैं हमारे जो शीर्ष का नेतृत्व है उनसे हम मिल रहे हैं, स्पेशली हमारे प्रधानमंत्री जी जिनका एक ही मोटिव है कि इस कंट्री को देश का प्रथम स्पोर्टिव कल्चर डेवलप करना है, और उस हिसाब से खिलाड़ियों के मन में अंदर से एक आत्मबल बढ़ता है। तो ये थे कोच, इनके चैंपियंस यहाँ पर, जिनके ऊपर अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं क्योंकि कोटा मिला है और कुछ का अभी वेट है जिनको कोटा मिलना बाकी है, लेकिन यहाँ से इनके लिए जिम्मेदारियां जरूर बढ़ गए हैं। कैमरा गौर के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज गोवा। अब खेल के बाद डालते हैं नजर एक खास रिपोर्ट पर। हमारा जीवन प्रकृति के साथ सामंजस्य चाहता है। हम पर्यावरण की नियति को आकार देते हैं। हम चाहें तो प्लास्टिक के साथ अपने रिश्ते को फिर से परिभाषित कर सकते हैं। आइए इको विकल्पों का समर्थन करें और एक समय में एक सोचे समझे कदम द्वारा एकल उपयोग प्लास्टिक पर रोक लगाएं। समाज के सभी वर्गों के संयुक्त प्रयासों से ही प्लास्टिक प्रदूषण के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है। इस दिशा में गैर सरकारी संस्था भारत सोका गाकाई ने की प्लास्टिक को ना कहें अभियान की शुरुआत। आइए देखते हैं। प्लास्टिक के खतरे से निपटने के लिए जनसाधारण, उद्योगों और सरकारों को एक साथ मिलकर काम करना जरूरी है। इस दिशा में प्लास्टिक का उपयोग कम करना, इसकी रिसाइकलिंग करना और टिकाऊ विकल्पों को बढ़ावा देना बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सोका गोकाई संस्था ने इस दिशा में प्लास्टिक को ना कहें पहल की शुरुआत की है। ये देखिए, दिल्ली एनसीआर में बीएसडी के सदस्य निर्धारित केंद्रों पर प्लास्टिक कचरा जमा कर रहे हैं और फिर इस एकत्रित प्लास्टिक कचरे को उचित रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा रहा है। मकसद प्लास्टिक के बढ़ते खतरों के प्रति न केवल जागरूकता बढ़ाना है, बल्कि सतत एवं स्थायी मानव व्यवहार को प्रेरित करना और बढ़ावा देना है। ऐसा करने से प्लास्टिक की खपत में कमी आएगी और हमारे क्षेत्रीय भरावों यानी कि लैंडफिल में इस प्रकार का कचरा कम से कम पहुंचेगा। ये जो ड्राइव है, इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि किस तरह से हम लोगों में ये अवेयरनेस और जागरूकता जगाएं कि प्लास्टिक का मेनेस क्या है, प्लास्टिक पोल्यूशन क्या है, और उसमें वो एज एन इंडिविजुअल किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये है बीएसडी 25 टन प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव। ये एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है जिसमें एक महीने में 25,000 किलो प्लास्टिक कचरे को एकत्रित करना और उसे रिसाइकिल करना शामिल है। ये जो मुहिम है 25 टन प्लास्टिक इकट्ठा करने की, ये सिर्फ एक शुरुआत है लोगों को ये सेंसिटाइज करने के लिए कि अगर हम हम में से एक इंसान 1-1 किलो भी इकट्ठा करता है तो हम 25 टन तो इकट्ठा कर ही लेंगे। ये देखिए, प्रदर्शनी में अधिक टिकाऊ दुनिया के लिए सतत एवं स्थायी मानव व्यवहार को अपनाने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। हमारे घर से निकलने वाली प्लास्टिक या ऑफिस से निकलने वाली प्लास्टिक, यहाँ पे एक उसका अधिकांश हिस्सा, मेजॉरिटी जो है वो कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज में एंड हो रही है। इससे हम परेशान हैं, वो मर जा रही है वाटर बॉडी और उसको हमें बार बार क्लीन करना पड़ रहा है। लेकिन ये जो आज BSG 25 टन ऑफ प्लास्टिक का है, तो इसको एक तरीके से देखिए, अगर ये प्लास्टिक वहीं पे कलेक्ट हो जाता है एट द सोर्स, जहाँ पे जनरेट हो रहा है, जहाँ पे घर लेवल पे, ऑफिस लेवल पे, तो ना तो वो किसी वाटर बॉडी तक पहुँचेगा, ना वाटर बॉडी को रिस्टोर करने की जो कॉस्ट है वो बच जाएगी। माउंट एवरेस्ट की चोटियों से लेकर प्रशांत महासागर की गहराई तक दुनिया के सबसे सुदूर हिस्सों में भी प्लास्टिक कचरा मौजूद है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन 2022 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्लास्टिक कचरा 2060 तक लगभग 3 गुना होने का अनुमान है।
जिससे लगभग आधा लैंडफिल में समाप्त हो जाएगा और 20% से भी कम रिसाइकलिंग के लिए निर्धारित किया जाएगा। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रदूषण पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दृष्टिकोण बदलने और स्थिरता अपनाने के लिए सामुदायिक जागरूकता बेहद जरूरी है और इस दिशा में भारत सोका गोकाई के प्रयास सराहनीय हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इसी के साथ न्यूज़ एट 10 में इतना ही। DD न्यूज़ पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। आप जुड़े रहिए DD न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।